नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्ल रिटर के बारे में, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जर्मन भूगोलवेत्ता में हम्बोल्ट के बारे में। हम्बोल्ट और रिटर को जो आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। और जो हम्बोल्ट और रिटर जो थे वो हम्बोल्ट से 10 वर्ष छोटे थे। लेकिन हम यह कल्पना ही कह सकते हैं, या फिर एक प्रमुख रूप से ईश्वर द्वारा रचित एक रचना कह सकते हैं, या आधारित समय कह सकते हैं, कि जिसके कारण हम्बोल्ट और रिटर की जो मृत्यु हुई थी वो एक साथ ही हुई थी। बल्कि जो रिटर थे वो 10 वर्ष हम्बोल्ट से छोटे थे, और ये दोनों जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1859 ईस्वी में हुई थी, और हम्बोल्ट की मृत्यु भी 1859 ईस्वी में हुई थी। यानी कि जर्मन के दो महान भूगोलवेत्ता जिनकी मृत्यु एक साथ ही हुई थी। आज हम कार्ल रिटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनकी प्रमुख विचारधाराओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या धाराएं दी और इनका क्या क्या कि कौन कौन सी किस प्रकार की रचना की, इनकी संकल्पनाएं क्या थी। तो आइए पढ़ते इनका जो समय काल था, आइए पढ़ते हैं। कार्ल रिटर का जो समय काल था वो 1779 से लेकर 1859 तक का काल जो है वो इनका समय काल था कार्ल रिटर का। रिटर जर्मन के महान भूगोलवेत्ताओं और हम्बोल्ट के समकालीन थे। हम्बोल्ट के समय कार्ल रिटर को भी आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। यानी कि जैसे हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, वैसे रिटर को भी आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। रिटर बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे और अर्धकुंडे नामक प्रतिष्ठित ग्रंथमाला प्रकाशित किया था। इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी उसका नाम क्या था? अर्धकुंडे। इन्होंने भूगोल के लिए अर्धकुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया था, जिसने भौगोलिक अध्ययन को अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। आगे अब इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो कार्ल रिटर का जो जन्म हुआ था वो 1779 ईस्वी में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता चिकित्सक। इनकी मृत्यु के समय रिटर की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। इनके पिता चिकित्सक थे। सौभाग्य से तत्कालीन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सॉल्जमैन ने बालक रिटर से प्रभावित होता है, यानी कि होते हैं, जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। और उसने उन्हें और क्या क्या कि साल्जमैन इनसे प्रभावित हुए, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे, और इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो अगर पूछा जाए कि कार्ल रिटर के गुरु कौन थे, तो साल्जमैन थे। और अपने निजी प्रयोगात्मक शिक्षण संस्था में उनके शिक्षा की व्यवस्था कर दी। रिटर की अमर कृति अर्धकुंडे के प्रथम 2 खंड 1917 से 1918 में प्रकाशित हुए, और 1859 में 80 वर्ष की आयु में रिटर की मृत्यु हो गई। यानी कि रिटर जब 80 वर्ष के हुए तो इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1859 में हुई। इनके गुरु का क्या नाम था? तो साल्जमैन था, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे। इनके पिता क्या थे? तो इनके पिता एक चिकित्सक थे। और रिटर को क्या कहा जाता है? तो इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने ज्योग्राफी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। इसी वर्ष हम्बोल्ट का भी देहावसान हुआ था, जब इनका हुआ था। और रिटर के प्रमुख ग्रंथों के बारे में देखें तो 19वीं शताब्दी के महान भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने अपने जीवन में अनेक शोध पत्र, पुस्तकें और मानचित्र प्रकाशित किए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण, यूरोप के 6 मानचित्र, शोध पत्र, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अर्धकुंडे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथमाला है, जिसका प्रकाशन 1817 से 1859 तक कुल 19 खंडों में हुआ था।
अर्धकुंडी का प्रकाशन कब हुआ था? 1817 में हुआ था। और कितने भागों में विभाजित है? तो 19 भागों में। यह एक भौगोलिक ग्रंथमाला है। रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में देख लिए अर्धकुंडे। देखिए भूगोल के लिए इन्होंने जर्मन भाषा का शब्द है अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। अर्धकुंडे एक व्यापक जर्मन शब्द है जो प्रकृति और इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी के विज्ञान के लिए प्रयुक्त होती है। यह जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता है? पृथ्वी के विज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। यानी पृथ्वी पर जो रचनाएं हैं, जो भी यानी कि भौतिक रूप से जो रचनाएं उनके लिए प्रयोग होता है। रिटर के वृद्धि तंत्र देखें तो इन्होंने अनुभाविक विधि का प्रयोग किया था। रिटर भूगोल को एक अनुभाविक विज्ञान मानते थे और उन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन के लिए इसी विधि का चयन किया था। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, तो फिर हमबोल्ट ने भी इसका प्रयोग किया था। अब हम आइए आगे देखते हैं कि ये और कौन कौन सी तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था। कार्यकरण संबंधों को समझने के लिए रिटर ने तुलनात्मक विधि को उपयोगी मानते हुए अर्धकुंडे में भौगोलिक तथ्यों का विवेचन इसी विधि से किया है। इसलिए अर्धकुंडे का दूसरा नाम सामान्य तुलनात्मक भूगोल रखा था। अर्धकुंडे का दूसरा नाम क्या था? समान तुलनात्मक भूगोल। विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि तीसरा है। रिटर पहले प्रेक्षित तथ्यों या एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण करते थे और इनकी तुलना करते थे। यानी पहले तथ्यों को समझते थे, जगह जगह से एकत्रित करते थे अपने यानी कि जगह जगह यात्राओं के माध्यम से, अनेक पुस्तकों के माध्यम से जो वो शिक्षा थी, ज्ञान था, उसे अर्जित करते थे और फिर उस पर तुलनात्मक अध्ययन करते थे, उसे एकत्रित करते थे। इसके पश्चात उनका संश्लेषण करते हुए यानी कि उसमें जो कमियां हैं कि उसको सुधारने का प्रयास करते थे, पूरी तरीके से उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य करते थे। संश्लेषण करते हुए क्षेत्र के सभी तथ्यों को समंकित इकट्ठा करके समान्वीकरण करते थे। यानी फिर उनका समान्वीकरण करके उनका अध्ययन करते थे। अगला है मानचित्र विधि, मानचित्रण विधि। रिटर ने भौगोलिक तथ्यों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रण विधि को उपयोगी माना था। इसलिए उन्होंने यूरोप के 6 भौतिक मानचित्र बनाए थे। इससे कि हम लोग भी जानते हैं कि अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो मानचित्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उससे हमें क्या है, वो एक भूगोल का एक मूल आधार है मानचित्र। अगर हमें मानचित्र देखना नहीं आता तो जान लीजिए कि हमें भूगोल पढ़ना भी नहीं आता। रटने से कुछ नहीं होता है, आपको मानचित्र जो है वो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, नहीं तो आपको नहीं पता लग पाएगा। तो इसलिए अगर भूगोल को पढ़ना है तो आपके पास मानचित्र होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए और भूगोल से संबंधित जो अन्य किताबें हैं उसको भी होनी चाहिए। ये मेरे अनुसार है। और जैसा कि रिटर ने भी बताया है, बोल्ट ने भी बताया है, रेडजर ने बताया, जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, एरोस्टोनीज को लीजिए, हिप्पारकोस को लीजिए, हेकेटियस को लीजिए, यानी जर्मन भूगोलवेत्ता की बात करें, यूनानी भूगोलवेत्ता की बात करें या भारतीय भूगोलवेत्ता की बात करें, तो सभी ने अपनी अपनी जगह पर यह बातें कही हैं। और रिटर की विचारधाराएँ ये देखते हैं। रिटर की विचारधारा के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है पार्थिवता। पार्थिवता में हम देखते हैं कि हमबोल्ट भी इस विचारधारा के समर्थक रहे। हमबोल्ट का कहना था कि जो पृथ्वी पर जैविक तत्व, अजैविक तत्व, जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ है, वह जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए है। अगर एक विनिष्ट हो जाता है तो वो दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, दूसरा भी पूरी तरीके से विनिष्ट हो जाएगा। तो आप आइए देखते हैं रिटर के अनुसार क्या है। पार्थिव एकता में यही सब है। अब हम रिटर के अनुसार देखेंगे। रिटर पार्थिव व प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। वे प्राकृतिक एकता में जैविक, अजैविक, मानवीय और गैर मानवीय संपर्क और सर्प अशर्प को सम्मिलित करते थे। उनके विचार से किसी अंश को अलग करने से संपूर्ण की संगत तथा एकता नष्ट हो जाती है। जैसा कि हमने हमबोल्ट के बारे में भी देखा था कि उन्होंने पार्थिव एकता में कहा था, वैसा
रिटर भी कह रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं नियतिवाद। नियतिवाद में हम देखेंगे कि नियतिवाद जो है ये प्रमुख रूप से क्या है कि ये कहता है कि मानव पूरी तरीके से प्राकृति पर निर्भर है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आते हैं, ब्लास आते हैं, तो इससे विरोधक हो जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि मानव के सामने प्रकृति संभावनाएं रखती है और मानव जो है उसी संभावनाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है, अलग अलग तरीके से योजनाएं बनाता है, अपने विवेक बुद्धि से उस पर नियंत्रण करता है। जो कि जो ब्लास थे वो नियतिवाद के बहुत बड़े आलोचक थे, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। अब हम देखेंगे रिटर जो है वो नियतिवाद में क्या कहते हैं। रिटर नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि भौगोलिक विविधता से ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है, यानी कि अगर भौगोलिक विविधता से भी ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। यह किसका मानना था? तो यह हाउडेटर का मानना था। अगला है इनका प्रगतिशील विचार। प्रगतिशील विचार का अर्थ देखें तो इनके अनुसार क्या है कि रिटर की विचारधारा प्रगतिशील थी, यानी कि पहले तो ये शुद्ध भूगोल के आलोचक थे। शुद्ध भूगोल की बात करें तो शुद्ध भूगोल में भौतिक भौतिक भूगोल आता है, जिसमें हम पहाड़ों, पर्वत, नदियाँ, झील, झरने, जलप्रपात इन सब का हम वर्णन करते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या था कि रिटर इसके आलोचक थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने इनकी जब पुस्तक अर्धकुंडी की रचना की तो उसमें इसके चित्रण मिलते हैं, जिसके कारण कहा गया कि ये पहले आलोचक थे, बाद में इसके समर्थक बन गए। तो वही है प्रगतिशील विचार। रिटर की विचारधारा प्रगतिशील थी, जो कि निरंतर विकसित हो रही थी। प्रारंभ में शुद्ध भूगोल के आलोचक थे, किंतु बाद में उन्होंने अर्धकुंडे में प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार ही भौगोलिक वर्णन किया है, जिसके कारण कहा गया कि पहले आलोचक थे, बाद में ये समर्थक हो गए। मानव केंद्रित भूगोल। रिटर के मतानुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, तो आप जान लीजिए कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण से भूतल का अध्ययन करना और उसमें मानव और प्रकृति को संबोधित करना है। यानी जो इनका कहना है कि जो भूगोल है वो पूरी तरीके से मानव पर आधारित है। अगर हम मनुष्य ही नहीं होगा तो हम भूगोल किस लिए पढ़ेंगे? क्या हमारे लिए आवश्यक है? हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है, कैसे प्रकार के लोग कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी वनस्पति कहाँ होती है? तो यह सब पूरी तरीके से जो है वो मानव पर आधारित है, इनका कहना है। और यह जो भूगोल है वो रिटर जो है वो मानव से संबंधित मानते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ऐसा ही है। उन्होंने अपने अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाता है। उनका कहना था कि जो पृथ्वी का अध्ययन है वो हम मानव के घर के रूप में करते हैं। रिटर के शब्दों में कहें तो जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, यानी कि हमारी शरीर की जो रचना हुई है किसके लिए हुई है? आत्मा। हम भी जानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, निवास करती है। अंत में जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर से निकल जाती है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। या ये जो विचारधारा दी थी वो किसने दी थी? ये रिटर ने दी थी कि जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। अगली विचारधारा में उनके देखेंगे कि ईश्वर परक दृष्टिकोण। ईश्वर परक दृष्टिकोण से मतलब है इनका कि रिटर का दृष्टिकोण धार्मिक विश्वास से प्रेरित था, जैसे कि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईश्वर को मानते थे, ईश्वर के पक्षधर थे। इन्होंने कहा कि जो सृष्टि की रचना हुई ईश्वर के माध्यम से हुई। और जैसा कि हमने इनके स्टेटमेंट में देखा कि इन्होंने कहा कि आत्मा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर के पक्षधर रहे होंगे, या इनकी जो संकल्पना है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने लिख दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिटर का दृष्टिकोण धार्मिक विश्वास से प्रेरित था।
रिटर का विश्वास था कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना की है, किसी उद्देश्य से की है। उनका मानना था कि विभिन्न महाद्वीपों की संरचना, उच्चावच और धरातल का निर्माण अपने आप नहीं हो गया है, बल्कि वे कुछ ईश्वरीय नियमों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो साफ साफ हम यहाँ कह सकते हैं कि ईश्वर परक दृष्टिकोण में कि रिटर जो थे वो ईश्वर को मानते थे और उनके अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है वो ईश्वर ने की है, वो ऐसे ही नहीं हुई है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम, इसमें हम देखते हैं रिटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक विधि को अपनाया था। उन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके उनका भौगोलिक वर्णन किया। उन्होंने प्रदेशों के सीमांकन के लिए प्राकृतिक तथ्य यानी पर्वत, नदी, घाटी को आधार बनाया, ना कि राजनीतिक सीमा। इन्होंने अपने अध्ययन में क्या किया कि प्रदेशों को अलग अलग भागों में विभाजित कर कर उसका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया और उसका आधार जो राजनीतिक तथ्य को नहीं बनाया था, यानी कि अगर हम देखें तो भौतिक भूगोल पर के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया था, जैसे कि पर्वत, पहाड़, नदी, घाटी, इन सबके आधार पर किया था। अगला है इनका संपूर्ण की संकल्पना। संपूर्ण की संकल्पना अगर हम देखें वैसे तो इनका कहना था कि जो सब कुछ है वो एक है, चाहे हम जो पूरी सृष्टि है वो एक है और हम संपूर्ण मतलब सब कुछ एक है। इनका मुख्य उद्देश्य इसमें यही है। आइए देखते हैं भौगोलिक अध्ययनों में रिटर का उद्देश्य सदैव एकाकी तत्वों से संबंधित समस्त घटनाओं की समिष्टि की व्याख्या करना होता है। उनका मानना था कि केवल प्राकृतिक तथ्य अथवा मानवीय तथ्य भूगोल की रचना नहीं कर सकते, यानी अतः पूर्णता के लिए सभी शक्ति एवं कारकों का संयोजन आवश्यक है, यानी अगर सब लोग एक हो जाएंगे तभी इसकी रचना होगी। उन्होंने अर्धकुंडे के प्रथम खंड में अफ्रीका महाद्वीप के भौगोलिक वर्णन में इसी संकल्पना को आधार बनाया। तो अगर हम पूछें संपूर्ण की संकल्पना का आधार इन्होंने कब बनाया था, तो अफ्रीका महाद्वीप के भौगोलिक वर्णन में इसका आधार इन्होंने बनाया था रिटर ने। आगे देखते हैं प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में क्या है कि हम किसी प्रदेश की को ले लेते हैं और फिर उसके बाद उस प्रदेश के छोटे छोटे भाग को क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उसका अध्ययन करते हैं। जैसे अगर भारत को ले लेते हो प्रादेशिक हो गया, लेकिन इसके छोटे छोटे भागों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कोलकाता, इन सभी प्रदेशों को छोटे छोटे भाग में जो विभाजित किया गया है उसका हम अध्ययन करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्रमबद्ध भूगोल के रूप में रखते हैं। अगर हम भारत का अध्ययन करें तो प्रादेशिक भूगोल हो गया, किसी प्रदेश के स्तर पर इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें रिटर ने भौगोलिक अध्ययन हेतु प्रादेशिक विधि को अपनाया था। उन्होंने भूतल को प्रादेशिक प्रदेशों में विभक्त करके उनका अध्ययन अलग अलग वर्णन किया था। प्रकृति में विद्यमान विविधता में एकता, विविधता में एकता रिटर के प्रादेशिक भूगोल का मूल मंत्र था। तो रिटर के प्रादेशिक भूगोल का मूल मंत्र क्या था? विविधता में एकता। रिटर के अनुसार प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इनका किसका कहना था कि प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो रिटर का कहना था। तो इस प्रकार आज हमने जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में देखा, किस प्रकार से इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इनकी प्रमुख जो रचना थी वो अर्धकुंडे थी और रिटर की मृत्यु देखी कि कब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। इनका जन्म 1779 में हुआ था और इनके जो गुरु थे उनका नाम साल्ज़मैन था। और इस प्रकार से हमने रिटर के बारे में प्रमुख रूप से जानने की कोशिश की, इनकी जो प्रमुख विचारधारा थी उनके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे अन्य जर्मन जो भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।